नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। अमेरिका में कांग्रेस नेता के भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर जयशंकर ने राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कहा कि वो जब भी बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इसके साथ ही जयशंकर ने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का दावा भी कर दिया। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। पर जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है। और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं। और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चले। लखनऊ कोर्ट में हुए हमले के बाद सियासत काफी जोरों पर है। सपा और बसपा योगी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है। गुरुवार सुबह योगी आदित्यनाथ के जेएमयू अस्पताल में अधिकारियों के साथ मिले और बच्ची को हर संभव सहायता देने की बात की। का गठन कर दिया है और टीम ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। दिन दहाड़े, वो भी कोर्ट परिसर में, वो भी जज के सामने ही कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात में घायल हुए पुलिसकर्मी और छोटी बच्ची का इलाज लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। लेकिन अधिकारियों के साथ गुरुवार सुबह उस बच्ची का हालचाल जानने पहुंचे और सरकार के हर संभव मदद देने की बात कही है। कोर्ट परिसर में हुए संजीव जीवा हत्याकांड के बाद से यूपी सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्या अब यूपी में बस ठोको मॉडल चलेगा? सवाल ये कि क्या ऐसे ही शूट आउट चलेगा? पहले अतीक अशरफ और उसके बाद संजीव जीवा। 1.5 महीने के भीतर इन घटनाओं से मानो सियासी भूचाल भी आ गया है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक राज्य की सरकार पर सियासी सवाल पूछ रहे हैं। मायावती का ट्वीट किया है, लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत, सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर योगी सरकार पर करारा हमला किया था। देखिए, आप भी वही पूछ रहे हैं, आप भी वही पूछ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी कुछ कह देगी तो कहेंगे कि समाजवादियों ने मरवा दिया। बहुत धन्यवाद आपका। ये बात आप समझते हो, इसलिए मुझे बोलना नहीं है। वहीं इस घटना के पीछे बीजेपी विपक्ष का हाथ बता रही है। बीजेपी का कहना है कि शूटआउट के पीछे विपक्ष का हाथ है। बीजेपी सांसद का कहना है कि राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के लिए शूटआउट विपक्ष द्वारा कराया गया हो। लखनऊ कोर्ट में हुई घटना पर पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग तेज है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर हमला ऐसी जगहों पर होंगे जहां पर जाने के लिए कड़े प्रोटोकॉल का
पालन करना पड़ता है। उसके बाद भी हमलावर उन सभी प्रोटोकॉल को तोड़कर घटना को अंजाम देते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब बात रांची की, जहां पर बहुचर्चित जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके साथ ही मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को अब अदालत में आज पेश किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। गिरफ्तारी कोलकाता में, हड़कंप झारखंड में। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी से सियासी टेंशन। क्या झारखंड की सियासत में आने वाला है भूचाल? क्या गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे कई बड़े राज? क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? तो झारखंड में जमीन घोटाले के मामले में दो बड़े धुरंधरों की गिरफ्तारी हो गई है। जी, ये गिरफ्तारी ईडी की टीम ने की है। जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही अमित अग्रवाल हैं जो कोलकाता के कारोबारी हैं और झारखंड सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो वहीं दिलीप घोष बंधु टी स्टेट कंपनी के मालिक हैं। दोनों की गिरफ्तारी बुधवार देर रात कोलकाता से हुई। इससे पहले दोनों से लंबी पूछताछ की गई। अब गिरफ्तारी के बाद झारखंड की सियासत हिलोरे मार रही है। कैसे, अब वो भी देखिए। इस गिरफ्तारी के बाद पूरी बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए हेमंत सरकार को ही रडार पर ले लिया। कैसे, वो अब देखिए। मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड की सत्ता को चलाने वाला मशहूर बिचौलिया अमित अग्रवाल झारखंड ईडी की कार्रवाई में दूसरी बार गिरफ्तार हुआ है। गहराई से जांच होगी तो न जाने कितने और सफेदपोश चेहरे एवं कई बेईमान पुलिस एवं प्रशासन के नौकरशाह बेनकाब होंगे जो दलाल अमित को झारखंड की सत्ता का गॉडफादर और सुपर मुख्यमंत्री मानकर उसके आदेश पर सारे गलत काम किया करते थे। अब तो कई अफसर ही अनौपचारिक बातचीत में बताते हैं अमित को लूटने एवं सत्ता को चलाने के साथ ही केस मुकदमा करवाने का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि विरोध करने में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं किया करता था। वहीं मरांडी ने आगे कहा कि अमित रांची आने पर कहाँ रहता था, किन लोगों से मिलता था, कौन कौन अफसर उससे रात के अंधेरे में मिलने के लिए लाइन लगाते थे। अमित प्रेम की उंगलियों के इशारे पर नाचते और गलत करने वाले छवि रंजन अकेले नहीं थे। आगे जांच बढ़ेगी तो कई बड़े चेहरे उजागर होंगे। अमित के स्वागत सत्कार में पुलिस के दारोगा स्तर के अफसरों की अघोषित ड्यूटी एवं पुलिस की फौज किसके कहने पर कौन लगाता था। ईडी अगर इन सब के बारे में सख्ती से पूछताछ करे तो ऐसे कई सारे चेहरे बेनकाब होकर जेल जाएंगे जिन्होंने दलाल बिचौलियों की साठगांठ से झारखंड को लूटकर रसातल में पहुंचा दिया है। यानी बीजेपी हमलावर है और ईडी की इस कार्रवाई में जांच की आंच क्या सरकार तक पहुंचने वाली है, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मामला है क्या। दरअसल ईडी ने कोर्ट को बताया था कि प्रदीप बागची ने जिस जगत बंधु टी स्टेट के मालिक दिलीप घोष को ये जमीन बेची थी उस कंपनी का अघोषित मालिक अमित अग्रवाल है। बागची ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी रेल बनाकर 2021 में जमीन दिलीप घोष को 7 करोड़ रुपए में बेचती थी, जबकि उस वक्त जमीन की सरकारी दर पर 20 करोड़ रुपए कीमत थी। यही नहीं, इसके लिए दिलीप घोष ने बागची के खाते में सिर्फ 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। बाकी की रकम का भुगतान फर्जी चेक के माध्यम से दिखाया गया था। आपको बता दें कि ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी के साथ साथ 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर और कई दस्तावेज मिले थे। इस मामले में जांच एजेंसी ने 14 अप्रैल को 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा प्रदीप खान, फयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। उन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था। खैर, ईडी के हत्थे चढ़े इन 2 आरोपियों से उम्मीद है कि कई सारे राज उंगलेंगे और झारखंड में हुए जमीन घोटाले के कई राज भी खुलेंगे। मगर सवाल सबसे बड़ा ये, क्या वाकई में इस जांच की आंच हेमंत की सरकार को भी अपनी चपेट में लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे और राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान से विवाद शुरू हो गया है और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा बयान दिया। रिपोर्ट आप देखिए। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कहते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राहुल गांधी पर निशाना साधते साधते गोडसे प्रेम जुबां पर आ गया। बयान यूपी में दिया, मगर सियासी तपिश उत्तराखंड में महसूस होने लगी। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं। गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वैसे तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी है। जिस जिम्मेदारी को निभाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा बयान दे बैठा जो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त जो बता दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को झलकाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को अगर देशभक्त मानते हैं, तो आप इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता की हत्या की हो, आप उसको देशभक्त कैसे मान सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है और जो आरोप हम बार बार लगा रहे हैं ये महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, इन आरोपों की पुष्टि करने का काम त्रिवेंद्र सिंह जी ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जो बयान दिया है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि गोडसे एक देशभक्त थे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा सामने आता है कि एक ऐसा आदमी जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सरेआम कत्ल किया, उनको गोलियां मारी और महात्मा गांधी जी जिन्होंने उस देश के लिए अपने प्राण तक दे दिए, जीवन भर आंदोलन करते रहे और उनको पूरा भारत राष्ट्रपिता के नाम से जानता था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन के नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान का बचाव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वह किस संदर्भ में है और वो जानना जरूरी है। फिलहाल बीजेपी संगठन त्रिवेंद्र के बयान के बाद डिफेंसिव है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नाथूराम गोडसे के बारे में जो टिप्पणी की है, इसके बारे में वही उत्तर दे सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही। जहाँ तक महात्मा गांधी जी की हत्या का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसकी निंदा की है और इस कृत्य का कभी भी समर्थन नहीं किया है और ये स्टैंड पार्टी का पहले भी रहा है और आज भी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान में सियासत तो गर्मा गई है। विपक्षी दलों को भी एक बार फिर ये कहने का मौका मिल गया है कि बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी और कार्य करती है, जो चुनाव में जातियों और धर्मों को बांटने का काम करती है, ताकि बीजेपी उसका लाभ उठा सके। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उधर राज्य में बढ़ रहे लफ्ज़ जिहाद के मामलों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सरकार को विशेष कमेटी बनाकर इन मामलों की पैरवी करने की जरूरत है, जिससे इस प्रकार के मामले दोबारा ना हो सकें। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थापना हो
उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे मामले चिंताजनक हैं, जिस पर सरकार को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले में प्रबुद्ध लोगों को और सरकार को जगह जगह कमेटी बनानी चाहिए। और देखिए, जन भावनाओं को उद्वेलित करने वाला भी कोई काम नहीं होना चाहिए, और साथ साथ जो है अब राज्य के शांति और व्यवस्था और मान सम्मान पर भी कोई अंगुली नहीं उठनी चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने केंद्र की सरकार पर बयान दिया, जहां उन्होंने सरकार की खूबियों को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में हर तबके का विकास हो रहा है। देश को ओबीसी समाज के पीएम तो आदिवासी समाज का राष्ट्रपति मिला है। देश में बड़े पैमाने पर आवास बनाया गया है। साथ ही आयुष्मान योजना से हर तबके को फायदा मिल रहा है। यूपी में भी केंद्र सरकार की योजनाओं का बड़े स्तर पर लाभ मिल रहा है। ओबीसी समाज को देश का प्रधानमंत्री पद मिला है। देश की जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी की है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे मंत्रियों को मौका मिला है। ओबीसी समाज के भी बहुत सारे नेताओं को मौका मिला है। और हमारी सरकार जो है, सरकार सबका साथ सबका विकास, इस भूमिका को लेकर आगे बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात उन्होंने की और अध्यादेश पर उनका समर्थन मांगा, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश का आप में विलय हो रहा है या आपका सपा में, चाहे जो हो रहा है 24 में दोनों बिला जाएंगे, यानी कि जनता इन्हें नकार देगी। देखिए, या तो अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय कर रहे हैं, या तो आम आदमी पार्टी सपा में विलय कर रही होगी, लेकिन ये सब 2024 में विलाए जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। इनको जनता ही नहीं कहीं टिकने देगी। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि 2014 में हम 73 सांसद जीते थे और 2024 में 80 की 80 सीटें अगर भाजपा की झोली में आवें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। हमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के जीत का एकदम स्पष्ट वातावरण दिखाई दे रहा है। उधर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने गुरुवार को अमृतसर के जंडियाला गुरु विधानसभा क्षेत्र में बिजली शिकायत केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर बात करते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि हम लोग जंडियाला गुरु शिकायत केंद्र में शिकायत दर्ज कराने आते थे, मगर कहीं ना कहीं डर भी लगता था कि बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि पता नहीं कब गिर जाए। इसलिए 25 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। देखो, अज जंडियाला शहर दे विच साडा इत्थे बहुत पुराना एक शिकायत केंद्र सीगा, जिहड़ा कि बहुत खस्ता हालत दे विच जा चुका सीगा। मैनूं याद आ कि असीं भी जदों साडे कोई बिजली की प्रॉब्लम आउंदी सीगी ते असीं भी इस सेंटर दे विच आके इत्थे रजिस्टर पिया हुंदा सीगा, एक उत्ते शिकायत जिहड़ी आ दर्ज करी सीगी। पर इहदी हालत खस्ता हो गई कि जिहड़े साडे मुलाजम इत्थे बैठते सीगे उन्हां दे बैठण वास्ते भी कोई जगह नहीं सीगी, और किसी भी जो साडे खपतकार अपनी कोई शिकायत दर्ज करवाउण आउंदे सीगे उन्हां वास्ते भी कोई जगह नहीं सीगी बैठण वास्ते। सो असीं इहनूं अज जिहड़ा है इहनूं दुबारा तो डिसमैंटल करके ते असीं दुबारा नवां शिकायत केंद्र जंडियाला शहर वास्ते बना रहे हैं, और आने वाले 3 महीने दे विच असीं इहनूं कंप्लीट कर देंगे। और ये क्योंकि पूरे बाजार दे विच बड़ी इहदी खस्ता हालत जिहड़ी आ वैसे भी किसी भी वेले बिल्डिंग डिग सकदी सी, कोई भी अनसुखावी घटना जिहड़ी आ उहदे नाल वापर सकदी सी। सो असीं 25 लाख रुपए की अमाउंट के नाल इहनूं दोबारा तो जिहड़ा आ बनाउण जा रहे हैं, ताकि जंडियाला शहर के खपतकारां वास्ते कोई मुश्किल पेश ना आवे। होर किहड़े विकास काम करा रहे? हाँ, इस तो इलावा असीं बिजली घर दे विच जिहड़ा मेन साडा हैगा आ बिजली घर सरां दे उत्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। उसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही।